हेलो स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ये पूरा हमारा वन शॉट रहेगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर में वो हम एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे, जो आपके आने वाले जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है इससे। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट बना दीजिए, आप उसके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बना दीजिए। तो सॉल्यूशन चैप्टर बहुत दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो आपका जरूर बन जाएगा। ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और न्यूमेरिकल भी है, हम दोनों लेके चलेंगे। साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले टॉपिक आता है सॉल्यूशन चैप्टर में, हमारे पास होता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कि कोई भी कंसंट्रेशन जो है हमारे पास उसे हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना आना चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमें मोल्स क्या कैसे निकालते हैं, हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमें मास दिया गया है डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज एक चीज में हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए और बी। ठीक है। अब उस ए और बी में अगर हमें ए के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय ए और बी के दोनों के मोल्स, तो वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। देन आता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, और किस में है, ये लीटर में है। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो उसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और किलोग्राम्स में लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यहाँ पे सॉल्यूशन था, यहाँ सॉल्वेंट होगा। यहाँ लीटर था, यहाँ किलोग्राम होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये तो आ गई फॉर्मूले की बात। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास ये दो पॉइंट है जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। लास्ट वाली स्लाइड में जो था उससे न्यूमेरिकल बनेगा, यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, हमारे पास जो मास परसेंटेज होता है, पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन जो होता है, और मोलैरिटी, इन सब में क्या इंक्लूड करते हैं हम, मास। इन सब में क्या होता है, मास। और मास जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। जैसे आप एक नमक ले लीजिए, ठीक है, आप उसे हीट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप हीट कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं पहले वो 3 ग्राम था अब वो 2 ग्राम हो गया। अब मास तो डिक्रीज नहीं हो रहा ना, तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। तो जो आपका क्वेश्चन आता है कि जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट है किलोग्राम्स में। तो ये पॉइंट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो इसमें क्या होती है, वॉल्यूम। और अगर आप ऐसे समझो कि वॉल्यूम जो होती है, यानी आपने पानी को गर्म किया तो कुछ देर के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो वॉल्यूम की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम, सॉरी, उसकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जिस जिस चीज में से वॉल्यूम आ रही है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जिसमें मास आ रहा है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। ये हमारा एक टॉपिक कवर हो गया चैप्टर की शुरुआत का। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी। किसकी निकालनी है, 7.1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है यहाँ पे। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं। तो पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 142 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 100 ml है, और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो मैं क्या करूंगी, 1000 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये आ जाएगा 7.1 अपॉन 142 इंटू 1000 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, डेसिमल से ये 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 71 अपॉन 142, जिसकी वैल्यू आएगी 0.5 मोलर। क्लियर है। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मोलर। ठीक है। एक तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब पूछी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कौन होता है, मास। मास से कौन कौन सी है, मोलैरिटी नहीं, वॉल्यूम आती है। मोलैलिटी, हाँ मोलैलिटी हो सकती है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों में मास आता है। मोलैरिटी नहीं होगी और नॉर्मेलिटी भी नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि इन दोनों में क्या आता है, मास, और मास जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
जो अगला टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का वो है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को हम 3 केसेस में बात करेंगे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे सॉलिड की लिक्विड में, यानी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में हम मिक्स करें, जैसे हम नमक को पानी में मिला रहे हैं तो उसमें कैसे सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, अब देखो जो सॉलिड है और जो लिक्विड है ये दोनों कैसे होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। क्या आप वाटर को कंप्रेस कर सकते हो? क्या आप इस पेन को कंप्रेस कर सकते हो? इनकॉम्प्रेसिबल। तो अगर दोनों ही इनकॉम्प्रेसिबल है तो क्या मैं प्रेशर लगाऊंगी उससे उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपसे कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, तो आंसर आएगा नो चेंज। ठीक है, अगर टेम्परेचर का पूछा जाए तो फिर आपको देखनी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडो है, उसके हिसाब से आपको बताना है टेम्परेचर का फैक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस इन लिक्विड। जब भी हम किसी गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं, ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, गैस को लिक्विड में आप मिक्स कर रहे हो तो टेम्परेचर का फैक्टर कैसे निकालोगे। ठीक है, एक बात सोचो कि हमने एक गैस को, सपोज हमने है ना नाइट्रोजन गैस को वाटर में मिक्स कर रखा है, तो जैसे ही आप हीट करोगे गैसेस कैसी होती है, वॉलेटाइल, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगी। बाहर आ जाएंगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो सेकंड पॉइंट समझ आ गया, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड। और अब इसमें अगर हमें प्रेशर का इफेक्ट बताना है तो यहाँ पे लगेगा हेनरी लॉ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना हेनरी लॉ कब लगता है, जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तब लगता है। और हेनरी लॉ बोलता क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रेशर की। क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हेनरी लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी, ये हेनरी लॉ की स्टेटमेंट है दैट प्रेशर इज, ऐसे लिखा था हमने, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की कोई खुद की टर्म नहीं है तो हम उसे मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में पढ़ते हैं और अगर मैं यहाँ पे वो लगाऊंगी, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी, यहाँ पे एक्स, आप ध्यान रखना का यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, वो हमने लगा दिया के एच। अब के एच यहाँ पे क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारी हेनरी लॉ की स्टेटमेंट आ गई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये हमारी उसकी theoretical statement है that solubility of any gas in liquid is directly proportional to its partial pressure। ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा हमारे पास नीट में इसी बार क्वेश्चन आया था केएच से, किसी की भी अगर केएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो ये क्वेश्चन नीट में आया था इस बार। आपको तीन क्या दे रखी थी, गैसेस दे रखी थी, तीनों की केएच की वैल्यू दे रखी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में आपको उसको अरेंज करना था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, इजीली कर पाओगे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले उससे पहले क्वेश्चन देखने से पहले एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं हेनरी लॉ की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रेशर को घटाने से सॉल्युबिलिटी भी घट जाती है। अब इसी की एप्लीकेशंस हम देखेंगे। सबसे पहला देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस यूज की जाती है, CO2। CO2 को बहुत हाई प्रेशर पे बंद कर देते हैं, जैसे ही आप कोक की बोतल खोलते हैं तो एकदम से वो गैस सारी बाहर आती है। ठीक है, देखा होगा ये सभी ने। ठीक है, तो अब उसे क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि देखो अब जो शुगर है, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें बहुत सारा शुगर है, तो वो क्या करेगा, उसे खराब कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई प्रिवेंटिव मेथड यूज करते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है, ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस यूज की जाती है, CO2, ताकि वो उनकी रेंसिडिटी ना हो सके, वो खराब ना हो सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर हम CO2 जो है वो गैस होती है, ऊपर ही रहेगी, वो उसके अंदर मिक्स ही नहीं होगी, तो उसे मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे उसे बंद कर देते हैं ताकि सारी CO2 उस लिक्विड में मिक्स हो जाए और उसको वो प्रिवेंट कर सके ज्यादा टाइम तक। ठीक है, आपने देखा होगा एक बार आप बोतल को खोल देते हो तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है, मतलब आप 2 दिन के बाद कोल्ड ड्रिंक को पी के देखोगे तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर CO2 नहीं है तो वो इजीली खराब हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हमें सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को तभी पी लेना चाहिए जब, जैसे ही हमने उसको ओपन किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्यूबा डाइवर्स, जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो वहां पे उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। ठीक है, या फिर एक सिलेंडर होता है जिसमें परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है। 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती है और
0.1% ऑक्सीजन होती है। अब इनको हमने क्यों मिक्स किया, हीलियम और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे हमने ब्लेंड क्यों किया है, ताकि वो बैंड्स की फॉर्मेशन होने से रोके। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो सोलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ आएंगे प्रेशर कम हो जाएगा और सोलिबिलिटी भी घट जाएगी, तो सारी गैसेस बाहर आने की कोशिश करेंगी। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो ब्लड में बबल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, बैंड्स। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में इन गैसेस का यूज किया जाता है। समझ आ गई बात। ठीक है, अगला देखो, थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या है, जैसे ही हम पहाड़ों पे जाते हैं, एल्टीट्यूड देखो, ये हमारी अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ग्राउंड लेवल हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जैसे ही हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज यानी ब्लड में ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी भी क्या हो गई, कम। प्रेशर कम तो सोल्युबिलिटी भी कम। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो वो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, तो टिश्यूज क्या करेंगे, एटीपी की फॉर्मेशन कर नहीं पाएंगे। अगर एटीपी की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे तो ब्लड में, उसमें टिश्यूज में क्या हो जाएगी, एनर्जी की कमी। तो हमें क्या फील होगी, मतलब जो भी क्लाइंबर्स होते हैं उनको वीकनेस फील होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, एनोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू लो प्रेशर कंडीशंस। समझ आ गया। ठीक है, तो ये 3 हमारी एप्लीकेशन है, इन पे कई बार क्वेश्चन बन सकता है थ्योरेटिकल। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट से क्वेश्चन है। हेनरी कांस्टेंट हमने क्या पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसने कहा है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट ग्रेटर फॉर द गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी, नहीं, ग्रेटर फॉर द गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उनके लिए ज्यादा होगी जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखो हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उस केस में क्या लगता है, रोल्स लॉ लगता है। ये हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया, अब हम रोल्स लॉ पढ़ेंगे। अब रोल्स लॉ क्या कहता है, ये कुछ कुछ हेनरी लॉ जैसा ही होता है। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, एक बार रिकैप करो। हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट क्या लिया है, KH। बस यहाँ पे कांस्टेंट बदल जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या लेंगे, P नॉट ऑफ A। बाकी सारा आपको सेम दिखाई दे रहा है। P नॉट ऑफ A क्या होता है, ये होता है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, P नॉट A क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और काई A यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और PA क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में। ठीक है, अगर हमारे पास एक बीकर है जिसमें ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट, तो ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ ए का ये, और बी का क्या हो जाएगा, P नॉट ऑफ बी का बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को, अब देखो इसमें क्या है, इसका प्रेशर PA है, इसका प्रेशर BB है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी तो मेरे पास किसका प्रेशर आ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ दिखा सकते हैं। किसका ग्राफ है, PB का। ये किसका ग्राफ है, PA का। तो इसके बीच में जो ये लाइन आएगी, ये किसका ग्राफ बनाएगी, टोटल प्रेशर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। ये तो है मैथमेटिकल पोर्शन जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें एक थ्योरेटिकल पोर्शन आता है जहां पे आपको आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, उन्हें बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। जो उसको फॉलो नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, ये तो रोल्स लॉ के हैं, जो हमने अभी एक्सप्रेशन देखे थे वही एक्सप्रेशन है। यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो रोल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द पार्टिकल्स, और यहाँ पे ना इज इक्वल टू लगा लेना, काटना नहीं आपको। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक बीकर लिया जिसमें A और B हमारे पास दो हमने वो लिया लिक्विड। ठीक है, अब A के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे A लिख लीजिए। A के बीच में इंटरेक्शन होंगे, B के बीच में इंटरेक्शन होंगे, और अगर हम उन दोनों को मिक्स करें तो उनके बीच में भी इंटरेक्शन होंगे। तो ये सारे इंटरेक्शन आपस में अगर सेम आ रहे हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये इंटरेक्शन सेम नहीं है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज भी क्या होता है, जीरो। एंथैल्पी का चेंज भी क्या होता है, जीरो। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एंथैल्पी का चेंज भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और जो ये थर्ड पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
अब जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो दो तरीके का डेविएशन शो करते हैं, एक तो पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है उसमें जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है उनकी पी नॉट ए इंटू काई ए की वैल्यू से। यहाँ पे जो इंडिविजुअल उसका प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, कम होता है। यहाँ पे वो क्या होता है, ज्यादा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी कैसी होगी, पॉजिटिव। ऐसे ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा वी। और आइडियल में ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे लेस देन जीरो है, यानी कैसी होगी, नेगेटिव। ये भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये अगेन ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था आइडियल में कि ए के बीच में इंटरेक्शन, ए बी के बीच में और बी के बीच में सारे इंटरेक्शन इक्वल होते हैं, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। और नॉन आइडियल में दो डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूंगी तो जो ए बी के इंटरेक्शन है वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी, यानी उनके जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है और उनके बीच के जो इंटरेक्शन है वो कैसे हैं, वीक है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो ए बी के इंटरेक्शन कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। उनके बीच वाले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और इंडिविजुअल इंटरेक्शन वीक होंगे। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जितना भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है वो सारे कैसे होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। और जितने भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है वो सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग तो आपको याद रखना है। एजियोट्रॉप्स होते क्या है, एजियोट्रॉप्स वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनकी सेम कंपोजिशन होती है। लिक्विड में भी उनकी कंपोजिशन वही है, अगर वो हीट करने से वेपर बना रहे तो वहां पे भी उनकी कंपोजिशन सेम है। ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोला जाता है, एजियोट्रॉप्स। तो जितने भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, जितने भी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डेविएशन है, सारे कर्व ऊपर की तरफ आएंगे और नेगेटिव डेविएशन में सारे कर्व नीचे की तरफ आएंगे आपके। और ये ग्राफ हमने आइडियल में पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। दूसरा इसका जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल से बनता है, भर भर के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं ये सारे। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है, आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ के जाइए। ठीक है, जनरली आता है कि वाटर प्लस एल्कोहल का जो होता है, वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल, ये काफी बार आया है। एसीटोन प्लस एनिलीन बहुत बार आया है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म बहुत बार आया है। ठीक है, उसके बाद देखो आइडियल में आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आइडियल में मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आइडियल में क्या होता है, सेम सेम होते हैं, जैसे कि बेंजीन में भी हाइड्रोकार्बन है, टॉल्विन में भी हाइड्रोकार्बन है, दोनों हाइड्रोकार्बन है तो सेम सेम होते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। एन हेक्सेन भी हाइड्रोकार्बन है, एन हेप्टेन भी हाइड्रोकार्बन है। क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों में हेलोजन है, तो ये भी हेलो अरीन है, ये भी हेलो एरीन है, दोनों में हेलोजन है। यहाँ पे देखो इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इसमें भी हेलोजन है, इसमें भी हेलोजन है। तो अगर आपको सेम सेम चीजें दिख रही है तो आइडियल बनाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे वाटर प्लस नॉन आयनाइजेबल होगा, जैसे इथेनॉल है उसको आयनाइज नहीं कर सकते, लेकिन HNO3 उसको आयनाइज किया जा सकता है। तो वाटर प्लस नॉन आयनाइजेबल होगा तो पॉजिटिव, वाटर प्लस आयनाइजेबल होगा तो नेगेटिव, क्योंकि देखो इसमें भी CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव बन जाएगा। HNO3 में भी H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बन जाएगा। HCl में भी H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स कर लेना, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का मेजर, तो ध्यान रखना इसका। तो हेनरी लॉ, रोल्स लॉ दोनों आपको करनी है, लेकिन हेनरी लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द सॉल्यूशन कंटेनिंग ए एंड बी फॉलो रोल्स लॉ। ठीक है, ये रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कैसे सॉल्यूशन की बात कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होते हैं वो कैसे रहते हैं, रिमेन सेम। ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वही ए के बीच में होंगे, वही ए बी के बीच में भी होंगे। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उनको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यानी अगर हम उसको फ्रीज कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ये होते कब है, देखो नॉर्मली नहीं होते, जब हम किसी में भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से वो क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं किसी भी लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर में। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो आता है इससे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो याद रख लीजिए बस। देखिए, अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, तो पहला अगर हम देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टीबी, यानी पहले हमारे पास जब सॉल्वेंट था तो कितना टेम्परेचर था सॉल्यूशन में, मतलब हमने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला उसका बॉइलिंग पॉइंट पड़ गया, तो ये डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके बराबर होता है, केबी, ये होता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग कांस्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में दिया मिलता है। और स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। सिमिलरली अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। के एफ जो होता है वो हमारे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है या फिर फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया मिलता है। स्मॉल एम अगेन मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम देखते हैं, तो जैसे ही हमने किसी में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया, तो कम कितना हो गया, ये हमारा पी नोट माइनस पी एस। आप ये वाला फॉर्मूला मत करना, आप ये वाला फॉर्मूला कर लीजिए, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इज इक्वल टू काई ए। अब हो गया क्या, जो भी आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट इज काई ए। ठीक है, पी नोट आपका जो भी पहले सॉल्वेंट था उसका प्योर का प्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रेशर है पी एस जो सॉल्यूशन का, ये आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितना हमारा क्या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, पीएस सॉल्यूशन का प्रेशर, काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया मिलेगा या फिर आपको उसको कैलकुलेट कर लेना, मोल फ्रैक्शन तो आपको निकालना आता है। ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दिया मिलेगा और सॉल्यूशन का प्रेशर आपसे पूछा मिलेगा, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि हम कितना प्रेशर लगाएं कि जो ऑस्मोसिस का प्रेशर, जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो रुक जाए। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट होती है। ठीक है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है ना, कहां से कहां तक होती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तक जाती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखो ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशन होती है, वो सॉल्यूट के अकॉर्डिंग भी होती है, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग भी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आप अगर किसी ने हाई कंसंट्रेशन और लो पूछा है तो वो सॉल्वेंट की बात कर रहा होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, दोनों ही बातें ठीक है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मैं जितना प्रेशर लगाऊंगी उस प्रेशर को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी। आर हमारा वही गैस कांस्टेंट होता है 8.314, टी हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, और कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, एन बाई वी हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार नंबर ऑफ मोल्स भी दिए होते हैं तो एन बाई वी भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल आप सीआरटी वाला फॉर्मूला, एमआरटी वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो। एम यहाँ पे कंसेंट्रेशन है। समझ आ गई ये बात, तो ये चार फॉर्मूले पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंटो फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं तो इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई इन द सेंस हम यहाँ पे एक वेंटो फैक्टर पढ़ते हैं। वेंटो फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जहां जहां जो भी हमारा वेंटो फैक्टर आता है वो आइडियल के लिए तो 1 आता है और नॉन आइडियल के लिए वो 0.5 ऐसे कोई वैल्यूज आती हैं, वो आपको क्वेश्चन में दे देंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू जस्ट आपको सबके सामने पुट करनी है और आपको निकाल लेना है। ये CRT यानी ये जो M हमने अभी पढ़ा था मोलैरिटी लिख देंगे, या फिर हम इसे C कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर। आई होप मैंने इसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और टॉपिक्स कवर अप करा दिए हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे हम इसकी एक मॉक टेस्ट सीरीज भी लेके आए, मॉक टेस्ट हम इसका लेके आए जिसमें हम 15 क्वेश्चन करें, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नीचे कमेंट में आप बताइए कि हम अगला चैप्टर कौन सा करें वन शॉट के लिए। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर अप कराऊं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आई गए तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप कर दीजिए। ठीक है, बाकी वो आपकी चॉइस है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।